आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2020 की सीरीज में ये हमारा 12th लेक्चर है जहां पे मैं इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। देखिए, इकोनॉमी जितनी डिफिकल्ट है उतनी ही आसान है, इसको आसान बनाते हैं। जितना भी मैं डिस्कस करूंगा इकोनॉमी के बारे में वो सब कॉन्सेंट्रेशन से, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा तो वीडियो सुनना, आप अंत में आपको सब समझ में आ जाएगा। पहला आर्टिकल हमारा है बेसल 3 नॉर्म्स। देखिए, कोविड-19 की महामारी के चलते चलते बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, समिट, मीटिंग्स पोस्टपोन्ड हो चुकी है, कोई 1 साल के लिए या तो कोई 2 साल के लिए। लेकिन बेसल 3 नॉर्म्स का जो इम्प्लीमेंटेशन 2020 मार्च में होना था वो 3 साल के लिए पोस्टपोन्ड हो चुका है। अभी जो होगा जनवरी 2023 में होगा ये बेसल 3 इम्प्लीमेंटेशन। रीजन क्या है? रीजन वही कोविड-19 की महामारी, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रिसेशन में आ गई है। इकोनॉमी को फिर से रीस्ट्रेंथन करने के लिए कम से कम हमारे पास 2 या 3 साल लग जाएंगे। इसी वजह से बेसल 3 नॉर्म्स 2023 में इंप्लीमेंट करे जाएंगे। बेसल 3 अकॉर्ड यानी अग्रीमेंट को कहते हैं। ये सेट ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है, बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं, बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी पीक लेवल पे एक्सेलरेट होती है। इसको डेवलप किया था बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने, BCBS कहते हैं हम इसे। इसके एम देखिए कुछ इस तरह से, एक के रेगुलेशन जितनी भी है बैंकिंग की उसको स्ट्रेंथन करना, सो दैट बैंक्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश किया जा सके। दूसरा, सुपरविजन के बैंक्स को सुपरवाइज करते रहना हर वक्त, कि हमें पता भी नहीं चल रहा बैंक्स डूबने की कतार पे, जब तक डूब नहीं जा रही है सेंट्रल का अट्रैक्शन नहीं हो रहा, आरबीआई को समझ में नहीं आ रहा, उसकी वजह से ये दिक्कतें हो रही थी। बेसल 3 नॉर्म्स ये बता रहा है कि आप बैंक्स का सुपरविजन करेंगे। तीसरा, बैंकिंग इंडस्ट्री में किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट हैंडल किया जा रहा है, किस तरह से रिस्क को मैनेज किया जा रहा है, वो सारे यहाँ पे एम्स आते हैं बेसल 3 नॉर्म्स के। ये एक प्रकार से फाइनेंशियल रिफॉर्म्स है। 2008 में भी ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, इकोनॉमी हमारी रिसेशन में चली गई थी। उसी टाइम पे सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि बेसल 3 नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया जा सके। बेसल 3 नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के पीछे यही मकसद है कि बैंक्स की एबिलिटी को इंप्रूव करना, बैंक्स इस तरह के मौकों पे तैयार हो सके कि अगर रिसेशन भी आ गए तो किस तरह से ऐसे रिसेशन वाले शॉक को किस तरह से हैंडल करना, फाइनेंशियल स्ट्रेस में बैंक्स को किस तरह से परफॉर्म करना है। और ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर, सेंट्रल बैंक यानी हमारे पास आरबीआई सेंट्रल बैंक है, उसे हर चीज में ट्रांसपेरेंसी लाकर रखना कि ये चल रहा है, बैंक्स का स्टेटस ये है, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करना है आरबीआई के साथ। बेसल 3 नॉर्म्स फाइनलाइज्ड हुए थे 2017 में ही, लेकिन इंप्लीमेंट करते करते बहुत बार पोस्टपोन कर चुके हैं हम। इस बार 2020 में रीजन यही था कोविड-19। उस तरह से बेसिकली बहुत सारे रीजंस थे कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं 2017 से ही। बेसल 3 नॉर्म्स के गाइडलाइंस फोकस करते हैं 4 बैंकिंग पैरामीटर्स पर। पहले नंबर पे आता है कैपिटल, दूसरे नंबर पे आता है लिवरेज, तीसरे नंबर पे फंडिंग, चौथे नंबर पे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी मनी सप्लाई इन द मार्केट, फंडिंग यानी किस तरह से बैंक्स को फंड्स मिल रहे हैं। अब कैपिटल और लिवरेज क्या है ये मैं समझा देता हूं आपको। मिनिमम कैपिटल, बैंक्स को परफॉर्म करने के लिए एक रिस्क वेटेड एसेट को एसेस करना जरूरी होता है। एसेस करना जरूरी होता है कि मार्केट में अगर लोन दे दिए हैं आप 100 करोड़, तो इसके पीछे रिस्क कितना है वो कैलकुलेट कर, लेट अस से 15% रिस्क है इसके पीछे, तो बैंक्स का कैपिटल कितना होना चाहिए। अगर ये 100 करोड़ जो मार्केट में लोन की शक्ल में बैंक घुमा रहा है ये वापस नहीं मिले, तब क्या होगा? तब बैंक उस बुरे वक्त के लिए कुछ पैसा अपने पास रखता है। अगर ये पैसा सही टाइम पे बैंक्स को नहीं मिल रहा है तो ये पैसा बैंक्स रोटेट करेगा मार्केट में। इसकी वैल्यू थी 2% अंडर बेसल 2 नॉर्म्स, लेकिन बेसल 3 नॉर्म्स में ये होगा 4.5%। बैंक्स अपने पास 4.5% कॉमन इक्विटी रखेगा कि बुरे वक्त में काम आएगा, जब भी ये लोन डिफॉल्ट कर दिया जाएगा, डिफॉल्टर हो जाएगा। सेकंड, लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो
इट इज अ रेशियो ऑफ टियर 1 कैपिटल बाय द एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स। अगर किसी ने मुझे पूछा लिवरेज रेशियो क्या है, तो मैं बताऊंगा सिर्फ कंसोलिडेटेड एसेट्स है। ये एक्सेस ऑफ 3% रिलैक्सेशन है इसमें अंडर द बेसल 3 नॉर्म्स। बेसल 3 नॉर्म्स में ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है लिवरेज रेशियो। इसके अलावा देखिए बेसल 3 इंट्रोड्यूस टू लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, एक है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, दूसरा है नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। दोनों भी लिक्विडिटी रेशियोज ये बता रहे हैं कि फाइनेंस स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल किया जाए। पहला जो है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये अपने पास सफिशिएंट फंड्स रखेंगे हाथ में, सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स रखेंगे हाथ में। अगर 30 डेज स्ट्रेस फंडिंग हो रहा है इस तरह के सिनेरियो में, ये जो सफिशिएंट फंड्स रखे हैं हाथ में, ये सप्लीमेंट्री एक्ट करेगा स्ट्रेस फंडिंग के जरिए। स्ट्रेस फंडिंग होने के बाद जो लोन्स वापस नहीं मिल रहे उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। बैंक्स अपने पास लिक्विड एसेट्स रखेंगे, वही सप्लीमेंट्री एक्ट करेंगे। सेकेंड, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो एनएसएफआर सेम चीज है जैसा कि लिक्विडिटी के कवरेज रेशियो है, लेकिन यहां पे 1 साल का टाइम दिया गया है, 1 ईयर ऑफ एक्सटेंडेड स्ट्रेस दिया गया है, और यहां पे मेंटेन की जाती है स्टेबल फंडिंग अबाउट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टेबल फंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है टैक्सिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज। इसमें एक अलग किस्म के डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात की गई है। यह टैक्स है इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। पहले इक्वलाइजेशन लेवी पढ़ेंगे, फिर बाद में इसके डिटेल्स में जाएंगे। फाइनेंशियल बिल 2020 में यह अमेंडमेंट आया है कि जितने भी ओवरसीज वो कंपनी जो दूसरे कंट्रीज के हैं, लेट अस से यूएसए के हैं, और इंडिया में किसी प्रकार का ट्रेड किया जा रहा है, जैसा कि सर्विसेज या गुड्स, इस तरह के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इंडिया में, तब वो कंपनी लायबल होगी इक्वलाइजेशन लेवी 2% पे करने के। 2% पे करना होगा वो कंपनी को जो फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। यहां देखिए आप, इंडिया विल लेवाई एन इक्वलाइजेशन लेवी ऑफ 2% ऑन सेल्स मेड बाय फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी इन द कंट्री इन इंडिया। ओके, तो ये अगर इंडिया में इसका बेस नहीं है, कोई कंपनी का बेस नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में इसका ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो कंपनीज इंडिया को डायरेक्ट टैक्स देगी 2% का, वही है इक्वलाइजेशन लेवी। वो कंपनीज के रडार में आते हैं ये कंपनीज जो 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा जिनका टर्नओवर होता है, वही कंपनी पे ये इंप्लीमेंट किया जाएगा इक्वलाइजेशन लेवी। सिर्फ ई कॉमर्स गुड्स ही नहीं, अगर कोई सर्विसेज भी है तो वो भी आएंगे 2% लेवी के अंदर। तीसरा, देखिए कभी ऐसा होता है इंडिया में यहाँ पे अभी जैसा आर्टिकल बता रहा है, ये जो ओवरसीज ई कॉमर्स के बारे में बता रहा है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कोई फॉरेनर इंडिया में आ गए, इंडिया में आके ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्या उसके ऊपर चार्ज होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखिए, नाउ एक्सपैंडेड स्कोप, अभी जो स्कोप था वो लोगों के लिए लागू नहीं था, लेकिन अब हो जाएगा। नाउ expanded scope stretches beyond goods and services supplied to Indian residents and includes supplies to any person using Indian internet protocol। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आ रहा है, इंडिया विजिट पर्पस के लिए या मीटिंग पर्पस या किसी भी पर्पस के लिए, लेट इट बी टूरिज्म के लिए, लेकिन वो इंडिया का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यूज कर रहा है इस तरह के सर्विसेज अवेल करने के लिए, तब भी उसको इक्वलाइजेशन लेवी लागू होगा, पे करना होगा। बजट 2018 में गवर्नमेंट ने प्रोपोज किया था कि इस तरह के लेकर आए, इस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आए, इस तरह के इक्वलाइजेशन लेवी जैसे टैक्सेस लेकर आए। इसको कहते हैं हम सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 के बजट में। आइडिया ये था ये इंट्रोड्यूस करने के पीछे कि जितने भी डिजिटल बिजनेसेस है जो फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये इनके लिए इकोनॉमी सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा है, तो वही से कंट्रीज जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उठा रहे हैं इंडिया से, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो कंपनीज को इक्वलाइजेशन लेवी पे करना होगा। लेकिन इस साल के बजट में ये अनाउंस किया गया है कि एससीपी
सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ये 2021 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है फुल्ली एक्सेसिबल रूट फॉर G-SEC, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सेपरेट चैनल इस्टेब्लिश किया है, इसका नाम है फुल्ली एक्सेसिबल रूट। ये जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वैसे लोगों को एक चैनल प्रोवाइड करता है। ये लोगों को FAR एक अपॉर्चुनिटी देता है कि इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किस डोमेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिक्योरिटीज के अंदर। ये देखिए, हम फुल्ली एक्सेसिबल रूट पढ़ेंगे। अंडर दिस रूट नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स, जो भी इंडिया के नहीं है लेकिन इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। लेकिन और इसमें और एक बेनिफिट ये होगा, इन्वेस्टमेंट सीलिंग्स नहीं होंगे लोगों के पास कि आप 5 करोड़ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करने के लिए। ऐसा नहीं होगा, कोई इन्वेस्टमेंट सीलिंग्स नहीं होंगी उनके ऊपर। ये सिक्योरिटीज अट्रैक्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स है। एफपीआई के कुछ लिमिट्स होते हैं, जैसा कि एफपीआई की लिमिट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करने के लिए 6%। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कैन ऑल्सो इन्वेस्ट, जो इंडिया में रह रहे हैं उनको डोमेस्टिक कह रहे हैं हम यहाँ पे, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करने के लिए। एक तो एश्योर होगा कि जितना भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से डूबने का सवाल ही नहीं होता। इट वॉज अर्लियर अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2020-2021 के इस तरह का फुल्ली एक्सेसिबल रूट इस्टेब्लिश करना चाहिए। ये देखिए, देयर आर 2 मैकेनिज्म्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए 2 मैकेनिज्म है। एक होगा मीडियम टर्म फ्रेमवर्क और दूसरा होगा वॉलंटरी रिटेंशन रूट। यहां देखिए आप, मीडियम टर्म फ्रेमवर्क, यहां पे एफपीआई की लिमिट होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 6% और एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में 2%। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट की है और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। यहाँ पे लोन की लिमिट होगी 2% और यहाँ पे होगी 6%। वॉलंटरी रिटेंशन रूट क्या है? ये अलाउ करती है इन्वेस्टर्स को कि इजी रूल्स के थ्रू ये कमिटमेंट कर सकें कि कितना इन्वेस्ट करना है, और इजी रूट्स जो हो गए ये इन्वेस्टर्स को एनेबल करेगा कि आप है ना लॉन्गर पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। इसका पीरियड देखिए, मेच्योरिटी ऑफ द पीरियड कैसा है। यहाँ पे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट issued by central government or the state government. It is acknowledge the government's debt obligation. जब गवर्नमेंट डेट ऑब्लिगेशन एक्नॉलेज कर रही है, मतलब आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट को कुछ नुकसान नहीं होगा। सच सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्या है? देखिए, इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। इसकी मैच्योरिटी होती है लेस देन 1 ईयर। लेकिन प्रेजेंटली ये 3 टेनर्स में 3 अलग अलग शक्ल में मैच्योरिटी है इसकी। जैसा कि पहला 91 डेज के लिए, सेकंड 182 डेज के लिए, तीसरा है 364 डेज के लिए। इसके अलावा यहां पे कैश मैनेजमेंट बिल्स भी है, CMBs कहते हैं हम इसको, रेड में आना था। कैश मैनेजमेंट बिल्स, इनकी मैच्योरिटी होती है लेस देन 90 डेज। ठीक है, शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्ग टर्म भी है हमारे पास। लॉन्ग टर्म क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या डेटेड सिक्योरिटी मैच्योरिटी, ये होते हैं 1 ईयर और उसके ऊपर। यहां देखिए, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज बोथ ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी पर, मतलब ट्रेजरी बिल एंड बॉन्ड्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है और स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, मतलब सिर्फ ये बॉन्ड्स इशू करती है। ट्रेजरी बिल्स स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती है, इसलिए ये इशू नहीं करती है। सी क्वेश्चन ऐसा आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली एक्सेसिबल रूट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्या इशू कर सकती है? ABC, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक स्टेटमेंट आ सकता है। एनीवेज, सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। वही जो आपको मैंने बताया था कि ऐसा कुछ रिस्क नहीं होता है, ना तो इन्वेस्टर्स के लिए होता है ना गवर्नमेंट के लिए होता है यहाँ पे। सो ये रिस्क फ्री जो होता है उसको हमने एक नाम दिया है रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट। आगे चलते हैं हम,
ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, एलएलपी सेटलमेंट स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, एलएलपी सेटलमेंट स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो ऐसा लगेगा ये थोड़े एकदम ये एक्सटर्नल अफेयर्स भी हो सकता है, क्योंकि कोई एलएलपी के बारे में बात चल रही है, या स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है कोई एजेंसी। तो यहाँ पे देखना कॉर्पोरेट अफेयर्स है, या कॉर्पोरेट अफेयर्स में माइनॉरिटी भी आ सकती है, माइनॉरिटी की स्कीम है ये, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी ने निकाली है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लॉन्च किया है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेटलमेंट स्कीम 2020। ये है क्या? एलएलपी सेटलमेंट स्कीम ये अलाउ करेगी वन टाइम कंडोनेशन। ठीक है, आपने स्कूल्स या कॉलेजेस में कंडोनेशन पे किया होगा, अगर आपका अटेंडेंस परसेंटेज लो है तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ एक कंडोनेशन फीस पे करना होता है। ये होता क्या है, अगर डिले कुछ हो रही है चीज, या किसी चीज में आप डिफॉल्ट कर गए, जैसा कि ऐसे अटेंडेंस परसेंटेज है स्कूल या कॉलेजेस के, अगर बात करा मैं, तो उसी तरह अगर गवर्नमेंट के साथ अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर नहीं करवाए रजिस्ट्रार के साथ, तब ये लोग को पेनाल्टी पड़ती है। यही है कॉन्डोनेशन, और ये वन टाइम कॉन्डोनेशन ऑफर कर रही है एलएलपी सेटलमेंट स्कीम के आप है ना, ये डेट से 16 मार्च 2020 से 13 जून 2020 तक अगर आप आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर कर देंगे तो आपको पेनाल्टी नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये कॉन्डोनेशन होगा और बहुत कम पैसे लगेंगे इसके अंदर, हो जाएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट ह्यूज पेनाल्टीज चार्ज कर सकती है। दिस इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स। देखिए आप ये इस तरह से कंडोनेशन वाला स्कीम लेकर क्यों आए गवर्नमेंट? ह्यूज पेनाल्टीज मार देना था, फाइन इंपोज कर देना था, क्योंकि देखिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्स्ट रैंक हासिल करना है। दैट इज द रीजन व्हाई गवर्नमेंट अपने सारे एफर्ट्स लगा रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को, या इंडिया में जितने भी इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े कंपनीज जो चला रहे हैं, इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो अपना बिजनेस रन करने के लिए। अगर इन लोगों को बिजनेस रन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तब फॉरेनर्स अट्रैक्ट होंगे इंडिया में और एफडीआईस आएंगे इंडिया में। ठीक है, यही रीजन है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं एलएलपी सेटलमेंट स्कीम के अंतर्गत। एलएलपीज आर फ्लेक्सिबल लीगल एंड टैक्स एंटिटी। ये अलाउ करती है पार्टनर्स टू गेट बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय वर्किंग टुगेदर while also reducing their ability for the action of other partners। ठीक है, इकोनॉमिक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती है और अपने पार्टनर्स के लिए एक एक्सेसिबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है कि किस तरह से वर्क टुगेदर कर सकते हैं हम। अगर वर्क टुगेदर करेंगे तो लायबिलिटी जो है एक्शंस की, मतलब कामों की, वो रिड्यूस हो सकती है। एनीवेज, एलएलपीज आर रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। कंपनी एक्ट में रजिस्टर किए क्या, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखें आप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत ये एलएलपीज को रजिस्टर किया गया है। एलएलपीज कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी आता है यहाँ पे, और पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर भी आता है। इसी रीजन से इसको हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड क्या है? दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड। तो यहाँ पे क्या है एलिमेंट्स? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है और पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर है बिटवीन कंपनीज एंड पार्टनरशिप। देखिए इसी तरह से आपने और एक चीज सुनी होगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये क्या है? देखिए एक छोटा सा डिफरेंस है एलएलपी में और जॉइंट स्टॉक कंपनी में। ये डिफरेंस है, इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूट, दैट इज कंपनी एक्ट 1956। जॉइंट स्टॉक कंपनी में, एलएलपी में क्या है? ये एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत ये बनी हुई है, तो वही रेगुलेट करेगी यहाँ पे इंटरनल गवर्नेंस। यहाँ पे देखिए, वेयर एज एलएलपी बाय कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एलएलपी जो है एक अग्रीमेंट है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्टर्स ए एंड बी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसको रेगुलेशन प्रोवाइड किया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। दिस इज फॉर टुडे, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।